आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीटी एलएमपीजी 2024 के क्वेश्चन पेपर को इन डिटेल, जहां पे हम लोग जो प्रोविजनल आंसर की है उसके हिसाब से ये देखेंगे कि क्या ये प्रोविजनल आंसर की सही है या फिर नहीं है। साथ ही में इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमारे हिसाब से डिलीट होने चाहिए। तो इस पूरी चीज के लिए हम लोग के साथ यहाँ पे सुरभित सर रहेंगे। सुरभित सर संभव लॉ की एक फैकल्टी है जो कि बिजनेस लॉज के सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, और वो यहाँ पे ये पूरा पेपर आपको समझाएंगे। इसमें ये भी वो समझाएंगे कि जो पॉसिबल आंसर है वो क्या है। साथ ही में जो गलत क्वेश्चन है, अगर आपको उसको चैलेंज करने का मन है, अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन सही है, तो आप जरूर से उसको चैलेंज करिए, ताकि जो रियल पिक्चर है वो सामने यहाँ पे आ पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मैं रिक्वेस्ट आपसे स्टूडेंट्स ये भी करूंगा कि आप लोग प्लीज, जो आपका यहाँ पे हम लोग ने सर्वे चला रखा है, जिसके कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जिसके थ्रू हम लोग तो एक आपका कट ऑफ यहाँ पे अच्छी हम लोग पता लगा पाए, प्लीज उस सर्वे को जाके जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वो जरूर भर दीजिएगा, ताकि हम लोग को एक एक्यूरेट पिक्चर मिल पाए। साथ ही में अगर आप मान लो इस बार सीवीटी एलएमपीजी या क्लैट पीजी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको पूरा पूरा सिलेबस क्लैट पीजी एग्जाम का, सीवीटी का, एनेट पीजी, जितने आपके एग्जाम है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी, पूरा हम लोग कवर करके देंगे। केवल 7899 में पूरा ही आपको कोर्स रहेगा। अलॉन्ग विद दैट एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज रहेगी, कॉम्प्रिहेंसिव आपको लैंडमार्क केस लॉ समरीज रहेगी, रीसेंट केस लॉ की समरीज भी सब कुछ रहेगा। तो अगर आपको करना है तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो कॉस्ट है आपकी, संडे जो आपका है, आपका अगला अभी जो कल का दिन है संडे, उसमें आपकी ये 7899 रहेगी। तो अगर आपको देखना है डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आपको इस बार सीवीटी एग्जाम की तैयारी करनी है 2025 के लिए, तो आप हमारा 5000 में ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्लैट पीजी के लिए 5499 में कोर्स अवेलेबल है, और 4000 रुपीज में क्लैट पीजी 2025 के लिए मॉक पेपर सीरीज भी अवेलेबल। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो आप देख सकते हो। आप चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं पेपर। आज के इस अपने हम YouTube वीडियो में डिस्कस करेंगे जो CUET पीजी का एग्जाम हुआ है LLM का, उसके टेंटेटिव आंसर्स क्या हैं। आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि उसमें से वो आंसर की में क्या वो आंसर की सही है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी आंसर आया है वो सही है, या उसमें कुछ बदलाव होगा, या पूरा क्वेश्चन ही गलत है, या क्या है। ये सब हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट पर्टेन टू मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेन। इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपकी आंसर की में भी है। ऑप्शन नंबर 3 इसलिए, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या है, अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो केस हुआ था ना, इसमें बहुत सारे जो इश्यूज थे, उसमें से जो मतलब इसमें से बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जो कि बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेन को पर्टेन नहीं कर रहे थे। जितने भी इसमें इश्यूज थे ना, वो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग नहीं थे। वो बहुत सारे थे कि भाई तलाक यूनिलेटरली हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें कुछ हिंदू वुमेन के भी जो राइट्स थे, हिंदू वुमेन के जो भी कुछ राइट्स थे, वो भी इन क्वेश्चन थे। तो इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर इश्यूज बनाकर जो है ये जो केस है ये फाइल किया गया था। तो इसमें कहीं भी कुछ भी मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं था, ठीक है। और इसमें आपसे क्वेश्चन भी ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट पर्टेन टू मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेन। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is are the objective behind the enactment of the Securities and Exchange Board of India Act 1992। इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ए बी एंड डी ओनली। यही आपकी आंसर की में भी दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी एंड डी ओनली जाएगा। अब इसमें ए बी एंड डी ओनली है क्योंकि ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कहाँ पे, जो कि हम जिसको कि हम प्रियम्बल बोलते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर एक्ट का। तो ये प्रियम्बल में लिखा है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, टू प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। कहीं भी आप जो इसका प्रियम्बल है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट का, उसमें ये नहीं लिखा कि टू एंश्योर दैट द इंडियन मार्केट्स, दैट द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट वर्क्स एट पार विद मार्केट्स ऑफ अदर डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी कहीं भी उस प्रियम्बल में मेंशन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का इसमें कौन सा वो नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, ये पूछा गया है। तो कॉजा प्रोक्सिमा एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, मिटिगेशन रिस्क है, सब्रोगेशन है। इसमें जो एक ये डोनेशियो मॉरिटस कॉजा है ना,
ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि ये किसका प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। कुछ कुछ बच्चों को यहाँ पे शायद ये भी डाउट हुआ कि भाई कि इसका कहीं ये सब्रोगेशन तो आंसर नहीं है। तो सब्रोगेशन क्या है? सब्रोगेशन आपको टीपीए में भी मिलता है एंड आपको इंश्योरेंस में भी मिलता है। ठीक है, सब्रोगेशन का क्या मतलब है कि स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो स्टेप करती है इनटू द इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। ठीक है, तो सब्रोगेशन टीपीए एंड इंश्योरेंस दोनों का है, लेकिन जो ये डोनेशियो मोरिटिस कॉजा है, ये सिर्फ टीपीए का प्रिंसिपल है, जिसमें कि हम वो कहते हैं ना कि साहब डेथ बेड पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आफ्टर वो डेथ आपका जो भी ट्रांसफर है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ये सिर्फ टीपीए का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि साहब एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है हाउस ऑफ पीपल की। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, टू पास नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे एक्चुअल में ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कुछ नहीं होता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि अब एक एन की स्पेलिंग मतलब एक एन का इन्होंने यहाँ पे एडिशनल ऐड कर दिया, तो इससे कुछ मतलब एज इट इज अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे हिसाब से शायद ये यूपीएससी में भी आ चुका है, उसके प्रीलिम्स में ये आ चुका है 2022 में आई गेस। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये पूछ लिया कि सब एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है किसकी, हाउस ऑफ पीपल्स की। ठीक है, तो सिर्फ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हाउस ऑफ पीपल में ही पास हो सकता है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका करेक्ट जाएगा। देन फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, which of the following is an incorrect statement with reference to universal declaration of human rights UDHR। ठीक, अब इसमें देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, इसमें जो करेक्ट आंसर आप लोगों को जो दिया है ना दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इसमें दिया है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। हाँ जी, इसमें जो करेक्ट जो ऑप्शन जो दिया है आप लोगों को आपकी टेंटेटिव आंसर की में, वो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, बी एंड सी ओनली। लेकिन जो पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूडीएचआर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो यहाँ पे पूछ रहा है, फिर ये पूछ रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शंस। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को पता लगाना था, लेकिन जो ये बी एंड सी ओनली है ना, बी एंड सी ओनली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एक तो यूडीएचआर में सिर्फ 30 आर्टिकल होते हैं बिसाइड्स द प्रियम्बल। ठीक है, एंड दूसरा क्या है कि जो ड्राफ्ट है ना यूडीएचआर का, वो अडॉप्ट हुआ था ऑन 10th ऑफ दिसंबर 1948। तो ये दोनों जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ना कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपका इसमें से जब हम ऑप्शंस वो देखेंगे तो ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे हमें गलत मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग चाहें तो इसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और इन्होंने जो करेक्ट आंसर जो दिया है वो इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट वाला दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कौन कौन सा ये सीक्वेंस है, किस किस सीक्वेंस में आते हैं। तो देखिए भाई, ऑप्शन नंबर जो 6 है उसका करेक्ट आंसर जो है वो 4th जाएगा। सबसे पहले आता है डबल जियोपार्डी जो कि है सेक्शन 300 में। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन नंबर सी फ्री लीगल एड जो कि है, एक सेकंड रुकिए, फिर आता है फ्री लीगल एड जो कि है ऑप्शन जो कि है सेक्शन नंबर 304 में। फिर आता है टेंडर ऑफ पार्डन जो कि है 306 में। और फिर आता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन जो कि है सेक्शन 321 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डीसीबीए, डीसीबीए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4th है वो करेक्ट होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 7 देखते हैं सॉरी। यहाँ पे है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 से आपको लिस्ट 2 को मैच करना था, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है उसका केस लॉ था कोटला वेंकट स्वामी, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है इसका था डॉक्टर ए मुदालियार।
डॉक्टर ए लक्ष्मणी स्वामी मुदालिया वर्सेस LIC। देन फिर जो सी था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, वो ये गिलफर्ड मोटर वाला था। एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर था इरलैंडर वर्सेस न्यू सॉम्ब्रेरो फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कैटेगरी वाला था। इसमें आप लोग को दिक्कत आई होगी क्योंकि इसमें इन्होंने क्या करा, जो मेन लैंडमार्क जो केसेस थे इन्होंने यहाँ पे वो ना पूछ के जो थर्ड या फोर्थ कैटेगरी में जो केसेस आते हैं इन पर्टिकुलर डॉक्टरीज के, इन्होंने वो पूछ लिए। तो ये क्वेश्चन समवॉट हम टफ मानेंगे इसको, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म विक्टिमोलॉजी? विक्टिमोलॉजी कॉइन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे फ्रेंच लॉयर बेंजामिन मेडलसन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जाएगा। ठीक है, ये एक फ्रेंच लॉयर थे और जो विक्टिमोलॉजी है ना, वो एक लैटिन टर्म से आया है जो कि था विक्टिमा करके था। ठीक है, ये एक लैटिन टर्म था विक्टिमा करके। ठीक है, इससे जो टर्म डिराइव हुआ वो विक्टिम हुआ, देन उससे फिर विक्टिमोलॉजी बनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ऑथर इन रिलेशन टू एनी म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क which is computer generated is the composer, the artist, the performer or the person who caused the work to be created. So question number 9 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये आपको कहां मिलेगा, ये आंसर आपको कहां मिलेगा? तो ये आंसर जो है ये आपको कॉपीराइट एक्ट में, ये आपको मिलेगा कॉपीराइट एक्ट में। सेक्शन है इसका 2D का 4th, इसमें आपको ये सॉरी 2D का 6th है। ठीक है, तो इसमें आपको मिल जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देन ऑप्शन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एज पर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द रिजर्व बैंक हैज द पावर टू गिव डायरेक्शंस अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब इसमें कौन से सर्कमस्टांसेस में है, तो देखिए इसके बहुत ध्यान से आपको इसके ऑप्शंस वो देखने थे। ए देखिए क्या है, इन पब्लिक इंटरेस्ट। बी देखिए क्या है, इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सी देखिए क्या है, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। सी देखिए क्या है, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। एंड डी है टू प्रिवेंट अफेयर्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज बीइंग कंडक्टेड इन मैटर डिट्रीमेंटल टू डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। अब इसमें आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने जो हमको दिया ना, वो उसके इन्होंने जो ऑप्शन नंबर बी में जो मतलब यहाँ पे इन्होंने जो ये लिखा ना बी में, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी नहीं है। जो वर्ड्स यूज करे गए हैं ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी है, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी है। तो कायदे से यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना, आप लोग को इसका करेक्ट आंसर जो आपके आंसर की है उसमें थर्ड दिया है A B C and D, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज A C and D ओनली। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जाएगा। इसको आप चाहें तो इसको आप कर सकते हैं चैलेंज। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन। इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, वंस ओनली, क्योंकि ये 44th अमेंडमेंट से ऐसा इसमें लाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अंडर विच इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म कैन अ पार्टी ब्रिंग अ क्लेम फॉर वायलेशन ऑफ इट्स इंटरनेशनल ट्रेड राइट्स एंड ओब्लिगेशन अगेंस्ट अनदर मेंबर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा ना इसका, वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, DSU, दैट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग है। अब जो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बेसिकली एक लीगल टेक्स्ट है विच कंटेन्स द रूल्स इन WTO। मतलब एक ऐसा लीगल टेक्स्ट है इनके पास, ये एक ऐसा लीगल टेक्स्ट है जो कि क्या है, जिसमें कि क्या है, जिसमें कि रूल्स दिए गए हैं WTO के अंदर के साथ क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो अगर कोई पार्टी क्लेम लाएगी ना कोई वॉयलेशन का इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, तो वो किसके अंडर लाया जाएगा, तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग के अंदर ही लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट होगा इसका, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन 14 देखते हैं। सेविग्नी's थ्योरी इज बेस्ड ऑन। अब सेविग्नी की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, तो सेविग्नी की थ्योरी थी वॉल्कगीस्ट एंड ये बेस्ड है अपॉन द रोमन लॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, रोमन लॉ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन
Which of the following is not a condition for a valid adoption under section 11 of Hindu Adoptions and Maintenance Act? तो इसमें जो कंडीशन वैलिड नहीं है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर वो आपको 1 में दी गई है कि भाई कोई भी जो चाइल्ड है ना, ही कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय 2 or more persons simultaneously. यहां पे जब आप एक्ट पढ़ेंगे ना, तो यहां पे मेंशन है द सेम चाइल्ड शैल नॉट बी अडॉप्टेड by 2 or more persons simultaneously. तो इसका अभी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. देन क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपका ड्रॉप कर दिया गया है, ये आपका ड्रॉप कर दिया गया है जो कि आंसर की में है, तो इसको हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. देन फिर आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें देखिए जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है ना, सी ओनली, ऑप्शन नंबर जो 3 है सी ओनली वो करेक्ट है. इसमें क्या है ऑप्शन नंबर सी? इफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू साइन एंड देयर इज प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग. अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसको भी आप चाहें तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आपको करेक्ट आंसर दिया गया है ना दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सी ओनली. लेकिन सी में क्या लिखा है देखिए, एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग. लेकिन जॉइंट सिटिंग का अगर मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है. ठीक है, तो इसको यहां आप चाहें तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ऐसा जब कोई प्रोविजन ही नहीं है देन ये जो कि चूंकि ऑप्शन में आ गया है तो इसको आप लोग को मेरे हिसाब से आप लोग को इसको चैलेंज करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की. यहाँ पे लिस्ट दी गई है ज्यूरिस्प्रूडेंस थिंकर्स की, उसके साथ फिर लीगल कॉन्सेप्ट है, स्कूल है कि वो किससे क्या मतलब किसने क्या क्या दिया था. ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों से जैसे ये पुफेनड्रॉफ का पूछ लिया, तो कहीं ना कहीं ज्यूरिस्प्रूडेंस में इन लोग को हम कम पढ़ते हैं, हम जो रेगुलर जो थिंकर्स हैं उनको हम ज्यादा पढ़ते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. वो सही भी है जो आपकी टेंटेटिव आंसर की में जो अभी आपकी दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हीरालाल ट्रेडर्स अ पार्टनरशिप फर्म एंटर्स इनटू अ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इन मार्च 2020 विद पिमाला लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग 100 बेल्स फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, और एक्स को उन्होंने पार्टनर बनाया इन द फर्म इन अप्रैल 2023. अब जब उन्होंने मार्च में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एंड जब किसी भी पार्टनर को वो नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आफ्टर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, एंड फिर उसके बाद अगर फर्म कुछ सप्लाई में फेलियर करती है या कुछ करती है, तो जो भी न्यूली इंट्रोड्यूस पार्टनर होगा ना वो लायबल नहीं होता. ये कहां दिया गया है? ये दिया गया है सेक्शन 31 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट में. तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 कि एक्स इज नॉट लायबल एज पर सेक्शन 31 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 देखते हैं. राइट टू प्राइवेसी, जुडिशियल वो डिसीजन वगैरह इन्होंने यहां आपसे पूछे थे. तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3. ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 4th है एंड डी का 3rd है. ठीक है, डी का 3rd कौन सा है? ये राइट टू गो अब्रॉड जो है, ये मेनका गांधी वाला केस है. इसको हम पासपोर्ट केस भी बोलते हैं, इसको हम पासपोर्ट केस के नाम से भी जानते हैं. जो सुनील बत्रा वाला केस है ये प्रिजनर्स राइट का है. डेथ पेनल्टी इज बच्चन सिंह एंड राइट टू प्राइवेसी इज जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सीक्वेंस द फॉलोइंग एज इट अपीयर्स इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमें यहाँ पे जैसे जैसे जो जो प्रियम्बल में आता है वो हमें यहाँ पे लगाना है. ये एमपीसीजे का जो पेपर हुआ था 2022 का, आई गेस 2022 का या 2021 का, उसमें भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था. तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 DCBA. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैच है यहाँ पे लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमको मैच करना था. सो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4. यहाँ पे देखिए क्या है, जो टाइम बार डेट है ना वो एक इम्परफेक्ट आपका राइट माना जाता है, और जो आपका राइट टू रेपुटेशन है वो राइट इन रेम है. राइट इन रेम का मतलब क्या होता है कि राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. ठीक है, देन फिर देखिए क्या है, सी का यहाँ पे 1 है, राइट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो सी जो है ये राइट इन पर्सनम है, क्योंकि जो भी राइट किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होंगे
वो बिटवीन द पार्टीज ही होंगे, बिटवीन द टू पार्टीज ही होंगे या बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही होंगे, ठीक है। एंड बाकी क्या है, राइट टू फिजिकल इंटीग्रिटी है, ये आपका एक पर्सनल राइट। क्वेश्चन 23 देखते हैं, क्यू स्ट्राइक्स एक्स। अच्छा, ये जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी का जो सेक्शन 300 है उसके एक्सेप्शन 1 के इलस्ट्रेशन एफ में इसका आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाना चाहिए, दैट इज एक्स हैज कमिटेड ओनली कल्पेबल होमिसाइड बट वाई इज गिल्टी ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इन सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस एज दे अपीयर इन द एक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 24 का हमको यहाँ पे भी हमको एक सीक्वेंस में हमको लाना था। सो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 सी डी ए एंड बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिटेल्ड गाइडलाइंस सो दैट सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी कैन बी यूटिलाइज्ड सो एज टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स। तो अब एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जो केस था ना, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी थी रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, और उसमें भी स्पेसिफिकली किसके लिए, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन के लिए, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन 26 देखिए, सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1969 डील्स विद। अब यहाँ पे जो 1969 वाला है ना, तो अभी जो मैंने देखा वो मुझे 1961 का इनकम टैक्स एक्ट मुझे दिखा जगह जगह। तो यहाँ पे कायदे से ये एक चैलेंज तो इसको नहीं हो सकता, लेकिन हाँ फिर भी ये 1961 का है जहां तक अभी मैंने देखा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है, सेक्शन 17 जो है वो डील कर रहा है विद सैलरीज, perquisites and profits in lieu of salary. So question number 26 का जो correct answer है that is option number 4. Then question number 27 देखिए, under the Marine Insurance Act 1963 a marine insurance contract may protect the assured against the risk incidental to the sea voyage and covers such losses on। अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर इसका 3 है ना वो करेक्ट जाएगा, बोथ इनलैंड वाटर्स एंड लैंड रिस्क। लैंड रिस्क में कौन सा है, सो लैंड रिस्क में जब वो पोर्ट से उसको ट्रांसफर करते हैं ना टू द वेयर हाउस, ठीक है, तो वो भी कभी कभी पूरा का पूरा क्या होता है, वो भी कभी कभी किसी किसी पॉलिसीज में कवर रहता है अंडर द मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 28 देखिए, रीड द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इसमें से आपको उसने बेसिकली ये पूछा कि साहब किसकी प्राइमेसी रहती है, मतलब कौन से डीपीएसपी की बेसिकली प्राइमेसी रहती है ओवर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है हमारे हिसाब से एंड जो आपकी टेंटेटिव आंसर की है उसमें भी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट जा रहा है, दैट इज प्राइमेसी गिवन टू डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39 बी एंड सी ओवर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। सो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट जाएगा, ठीक है। इसके एक आध दो केस लॉज भी हैं और ये थोड़ा सा आपका काइंड ऑफ ये टफ कैटेगरी का मान सकते हैं इस पर्टिकुलर आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, यहाँ पे रिलेटेड केस लॉज पूछ रहे हैं ये फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, मदर एज ए नेचुरल गार्जियन जो है वो गीता हरिहरन में डिसाइड किया गया है, एंड कन्वर्जन एंड मैरिज जो है वो सरला मुदगल के केस में डिसाइड किया गया था। काफी एक ये लैंडमार्क केस हुआ था, एक ये लैंडमार्क केस था, ठीक है। एंड जो फिर आपका बाइगैमी है दैट इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसुअप्पा माली एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुब्बैया में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट एज पर द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टैट्यूट। कैसे कैसे, ये तो इसमें जस्ट आपको ये लाइन वाइज आपको लगाना था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 डी सी ए एंड बी। सो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ये जो पेपर का, इस पेपर का जो पैटर्न है ना वो समवॉट यूजीसी नेट का जो लॉ वाला जो पैटर्न आता है ना कि आपको क्रोनोलॉजिकल में आपको लगाना है ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से ऊपर तक, है ना, एक आपको क्रोनोलॉजी में एक आपको जो वो सेट करने को देते हैं ना, ये समवॉट वो वाला कहीं ना कहीं एक ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है सीयूईटी के पेपर में भी। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चे ना समझ पाए हो। क्वेश्चन नंबर 31 जो था ना, ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे लीगल मैक्सिम दे दी और जो लिस्ट 2 में इन्होंने आपको दिया ना,
लिस्ट 2 में इन्होंने आपको एक्सेप्शंस दे दिए थे उस पर्टिकुलर लीगल मैक्सिम के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये रिलेटेड नहीं है, ये अनरिलेटेड लीगल मैक्सिम है। बेसिकली जो पूरा एक्सेप्शन है कहीं ना कहीं लीगल डॉक्ट्राइन इन लीगल मैक्सिम्स की, वो आपको यहाँ पे लगाना था करेक्ट आंसर में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्डाइजिंग टर्म्स यूज्ड इन इंटरनेशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग इनको टर्म्स। सो अब बेसिकली इनको टर्म्स वगैरह जैसे जो भी ये स्टैंडर्डाइज्ड जो टर्म्स है ना, इसको इंटरनेशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में है ना, मतलब बेसिकली इनको स्टैंडर्डाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसके ऊपर है। सो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर था दैट इज अनसिट्रल। सो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये जितना भी इनपुट टर्म्स वगैरह है ना, ये सब अनसिट्रल के थ्रू ही ये सब जो है इनको स्टैंडर्डाइज करा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, while pronouncing the constitutionality of a statute, the courts must start with the presumption in favor of its constitutionality, है ना। ऐसा कौन सी लीगल मैक्सिम में इटरेट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, अ ट्रिस माजिस वेलिएंट क्वाम पेरिए। इसका क्या मीनिंग है? सो दैट इज टू गिव इफेक्ट टू अ मैटर रादर देन फेलिंग इट, ठीक है। सो अगर किसी कोर्ट को कोई अगर स्टैट्यूट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे कुछ डिसाइड करना है ना, तो वो सबसे पहले इस मैक्सिम की हेल्प लेते हैं। एंड अगर वो जो भी पर्टिकुलर मैटर है अगर वो उनके जुरिस्डिक्शन में है एंड वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, देन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है देन कंपैरेटिव टू उसको फेल करने के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, unless approved by the state legislature, the ordinance issued by the governor shall cease to operate at the expiration of, इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 6 weeks। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, a decree for restitution of conjugal rights can be executed in India by attachment of property of the respondent। अब यहाँ पे इन्होंने ना वर्ड लिख दिया है रेस्पोंडेंट, जबकि जो प्रॉपर वर्ड है ना दैट इज अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर है। बेसिकली वो जो वर्ड है ना दैट इज जजमेंट डेटर, जो भी जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी जाएगी जो भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल वो राइट्स की जो भी डिक्री है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड बेसिकली वहां पे क्या होता है, वहां पे रेस्पोंडेंट नहीं होता है, वहां पे उस स्टेज पे ना डिफेंडेंट होता है, ठीक है। तो या तो आप डिफेंडेंट बोलिए या जजमेंट वो डेटर बोलिए, रेस्पोंडेंट टर्म नहीं है। चाहे आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, है ना, लेकिन वैसे कुछ सेंस नहीं होगा, कुछ काम नहीं बनेगा इसको चैलेंज करने का। लेकिन हाँ, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो वो जजमेंट डेटर है एक्चुअल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, where the president issued proclamation under article 356, the president may by proclamation। अब इसमें चूज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ए बी एंड सी ओनली। अब यहाँ पे डी क्यों नहीं होगा ये देख लेते हैं। अज्यूम टू हिमसेल्फ एनी पावर्स वेस्टेड इन और एक्सरसाइबल बाय हाई कोर्ट, ठीक है। अब हाई कोर्ट में जो भी पावर्स वेस्टेड है वो तो प्रेसिडेंट कैसे भी किसी भी आर्टिकल के अंदर अपने अपने पास एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो तो पूरी तरीके से गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 37 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस Supreme Court of India held that the rule of res judicata applies to a petition filed under Article 32 of the Constitution, and if a petition filed by a petitioner in the High Court under Article 226 of the Constitution is dismissed on merits, such decision would operate as res judicata so as to bar similar petition in Supreme Court under Article 32 of the Constitution। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज दरिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, when the plaintiff by his own want of care contributes to the damage caused by the wrongful conduct of the defendant, it is considered to be। जो क्वेश्चन नंबर जो 38 है ना उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब अगर प्लेंटिफ की तरफ से कुछ डैमेज होता है ना, एंड वो एड ऑन हो जाता है इन द रॉन्गफुल कंडक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, तो वो जो कहलाएगी वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहलाएगी। सो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पे आपको सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्ट्स पर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी लगाना था। सो क्वेश्चन नंबर 39 का
जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ए बी डी एंड सी। ठीक है, ये तो इजी था, ये तो जो क्वेश्चन था ना, ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो बहुत इजीली हो जाता आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पर्पस ऑफ स्पेंडिंग द जनरल फंड्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है नॉट अ वैलिड पर्पस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जरा 3 देखिए एक बार। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक वैलिड पर्पस नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। अब जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड था, ये एक बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जो कि नेपोलियन बोनापार्ट से एसोसिएटेड है। एंड इसका जो जब हम इसका मीनिंग देखते हैं ना, सो दैट इज कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज क्या होनी चाहिए बिटवीन स्टेट एंड उसके जो भी इनहैबिटेंट्स है ना, उसके जो भी इनहैबिटेंट्स हैं उनके बीच में। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन 42 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर एनैक्टमेंट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, BADC। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आया, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया, फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, which of the following is considered to be an anti-competitive agreement under section 3 of the competition act। अब जब आपको एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट आपको देखना है ना, तो आपको सेक्शन 3 देखना पड़ेगा कॉम्पिटिशन एक्ट का। एंड जब आप सेक्शन 3 देखेंगे ना कॉम्पिटिशन एक्ट का, तो उसमें आपको रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मिल जाएगा, टाई इन अरेंजमेंट मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट आपको मिल जाएगा। आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा सप्लाई अग्रीमेंट, लेकिन यहाँ पे वो वर्ड जो है सप्लाई अग्रीमेंट नहीं है, जो वर्ड जो है ना वो एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो जो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बी सी एंड डी ओनली। ठीक है, सप्लाई अग्रीमेंट जो है ना सिर्फ वो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन अभी अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट लिखा होता, अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट लिखा होता ना, ठीक है, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाता। सो ये बेसिकली आपको एक कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे सिर्फ सप्लाई अग्रीमेंट वो दे दिया, उसके आगे से एक्सक्लूसिव हटा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, मधु एन अनपेड सेलर कैन एक्साइज द राइट ऑफ लियन प्रोवाइडेड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन 44 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बी ओनली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा करेक्ट, बी ओनली, दैट इज डी में क्या है, व्हेन द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ मधु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केस और केसेस इज आर रिलेटेड विद पोस्ट डिसिशनल हियरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर नॉट रिलेटेड। यहाँ पे पूछ रहा है नॉट रिलेटेड विद पोस्ट डिसिशनल हियरिंग है, तो ये AK गोपालन एंड मिनर्वा मिल्स के जो केस थे ये पोस्ट डिसिशनल हियरिंग से रिलेटेड नहीं थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सी एंड डी ओनली। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द सेक्शन इन CRPC 1973 डील्स विद सेट ऑफ। अब ये यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को यहाँ पे इलैबोरेट करना चाहिए था, जो कि इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन को इलैबोरेट नहीं किया। ठीक है, सो ये सेट ऑफ कौन सा वाला सेट ऑफ है, ये जो पीरियड ऑफ डिटेंशन होता है ना जब आप अंडर ट्रायल रहते हैं, जो ये पीरियड ऑफ डिटेंशन रहता है ना, वो आपका बेसिकली सेट ऑफ हो जाता है फ्रॉम योर सेंटेंस। जो आपको सेंटेंस फिर बाद में जो मिलता है ना, उससे ये सेट ऑफ हो जाता है, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन 46 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 428। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पूछ रहे हैं, है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ए विथ फ्री कंसेंट अग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1,000 फॉर ₹10। ठीक है, अब कंसिडरेशन क्या है वो कितना भी हो सकता है ना, तो उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मैच करना था यहाँ पे आपको लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 से। ठीक है, लिस्ट 1 को यहाँ पे आपको लिस्ट 2 से आपको मैच करना था।
अब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आपका। जो यहाँ पे नेग्लिजेंस है ना, दैट इज ये हुआ था विंटर बॉटम वर्सेस राइट में। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है ये रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में आई थी। रेस इप्सा लोक्यूटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का था। एंड न्यूसेंस का जो केस लॉ था दैट इज कैम्बेल वर्सेस पेडिंगटन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये आपका टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, क्योंकि वो यहाँ पे जहां पे भी केस लॉज ये लोग थोड़े से अलग हटके वाले दे देते हैं ना, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत जाती है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 49 है X and Y, both Hindus, married in 2022. X, the husband, was 21 years of age, while the wife was 16 years of age. According to the provisions of Hindu Marriage Act, this marriage is. अब इसमें जो आपको करेक्ट आंसर जो आपको इसमें दिया गया है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, अ वैलिड मैरिज। अब यहाँ पे देखिए जो डाउट था ना, वो ये था कि भाई ये वॉइड मैरिज होगी या वॉइडेबल मैरिज होगी। तो सेक्शन 11 सबसे पहले देखते हैं अपन, जो कि है बात कर रहा है वॉइड मैरिजेस का ना। सो सेक्शन 11 में देखिए क्या लिखा है, एनी मैरिज सोलमनाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be null and void and may on a petition presented by either parties be so declared by decree of nullity if it contravenes any of the conditions specified in clauses 1, 4 and 5 of section 5। ठीक है, 1 क्या है, neither party has a spouse living at the time of marriage। 4 क्या है, the parties are not within the degrees of prohibited relationships। and 5th क्या है, the parties are not subpoenas of each other unless the custom or usage governing them etc etc। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं भी इन्होंने जो है एज रिलेटेड फैक्टर की बात इन्होंने यहाँ पे नहीं करी है सेक्शन वाइज। अब जो इन्होंने ऑप्शन नंबर जो 2 लिखा है ना, वॉइडेबल मैरिज अंडर सेक्शन 10 ऑफ एचएमए। ठीक है, तो वॉइडेबल मैरिज पहली बात तो सेक्शन 10 में दिया नहीं है, वो सेक्शन यहाँ पे आपको 12 में दिया गया है। ठीक है, वॉइडेबल मैरिज क्या है, एनी मैरिज सोलमनाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be void etc etc that the marriage has not been consummated owing to the impotence, the marriage is in contravention of the conditions specified in clause 2 of section 5। clause 2 देख लेते हैं section 5 का। at the time of marriage is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind, although capable of giving a valid consent has a suffering from mental disorder etc etc और insanity के attacks आते हैं उसको इसलिए। ठीक है, यहाँ पे अगर ये थर्ड लिखा रहता ना, द ब्राइड रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स, तब जाके वो वॉइड होती, वॉइडेबल होती। लेकिन यहाँ पे इन्होंने थर्ड तो इन्होंने यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं करा है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर or with the consent of the guardian in the marriage of the petitioner was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of child marriage restraint act, the consent of such guardian was obtained by force, fraud, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देन क्या है, दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट हो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, नो पिटिशन फॉर एनलिंग द मैरिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए इसको जो आप ला सकते हैं ना, इसको जो करेक्ट जो आपको आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, वैलिड मैरिज का एज पर द एचएमए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चूंकि वो कंसेंट देने के लायक नहीं थी, ठीक है, वो यहाँ पे उसकी जो एज है वो 16 ईयर्स लिख रखा है। और ये जो कंडीशंस है ना, जो कंडीशंस है ना हिंदू मैरिज की, जो सेक्शन 5 में लिखी गई हैं, क्योंकि वो यहाँ पे उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जा रहा है। देखिए सेक्शन 5 का जो क्लॉज थर्ड है ना, द ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 इयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 इयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, तभी जाके जो ये शादी है ये एक वैलिड मैरिज होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये तो इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, आपकी टेंटेटिव आंसर की में भले ही ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट कर रखा है, लेकिन ये एक गलत ऑप्शन है। तो इसको आप चैलेंज करिए इस क्वेश्चन को, एंड ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही इसको ये तो या तो ये ड्रॉप होगा, ठीक है, या आप सबको इसका एक एक आपको जो भी मार्क्स है इसका वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के जो आंसर्स है ना, ये चारों आंसर्स ही रॉन्ग है। ठीक है, इनको यहाँ पे एक सही आंसर वो जो है वो देना चाहिए था। यहाँ पे ना ही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ना ही 2 करेक्ट है, ना ही 3 करेक्ट है, ना ही 4 करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए
while inquiring that whether an enterprise enjoys a dominant position under section 4 of the competition act, which of the following factors are to be considered? कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो कंसिडर्ड करने पड़ेंगे, वो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर जो ये है आपका 50, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ए बी एंड डी ओनली। सी क्यों नहीं है कि जो क्रिएशन ऑफ बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट है ना, सो ये करेक्ट नहीं है। सो इसका ऑप्शन नंबर जो है जो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट जाएगा, ए बी एंड डी ओनली। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट है, 1 ओनली, ठीक है, ए बी एंड डी ओनली। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, व्हाइल इंक्वायरिंग दैट वेदर एन एंटरप्राइज एंजॉयज अ डोमिनेंट पोजीशन। अब अगर कोई एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि वो बैरियर्स क्रिएट कर रही है न्यू एंट्रेंट्स के लिए मार्केट में या नहीं कर रही है। इससे आप किसी की डोमिनेंट पोजीशन का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। देन फिर क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 आपका ये शायद ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ लेते हैं इसको। देन क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, which of the following are the circumstances under which the member of parliament can be disqualified under the 10th schedule of the constitution of India, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 ए बी एंड सी ओनली। ए बी एंड सी ओनली जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, ए बी एंड सी ओनली जाएगा। डी क्यों नहीं है देख लेते हैं। अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ हाउस शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर 6 months, ठीक है। सो ये ऑप्शन जो है ये गलत है, सो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। Which of the following is our methods of termination of treaty? इसमें कौन कौन से मेथड है जो कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी के हैं, ठीक है, देख लीजिए क्या है। बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज, बाय डिनाउंसिएशन ऑफ विड्रॉवल, बाय कंक्लूडिंग अनदर ट्रीटी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो 53 है ना, उसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी एंड डी ओनली। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी जो है ना, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल तो है, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन अब अगर चूंकि अगर ट्रीटी में ऐसा कहीं मेंशन है कि साहब अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ट्रीटी जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक करेक्ट ही आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है। Mr. Caesar and Indian derives income from various sources in financial year 2021. He gained rupees 50,000 from trading of shares and other securities in the share market and their dividends. This income will be calculated under which of the following heads of the income under Income Tax Act of 1969? So इसका जो करेक्ट आंसर है, जो आप लोग की जो टेंटेटिव आंसर की में भी दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 बोथ इनकम एंड अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स, ठीक है। क्या पूछा है इन्होंने, दिस इनकम विल बी कैलकुलेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स ऑफ द इनकम टैक्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 देखिए। अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क डिसीजंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन सीक्वेंस ऑफ देम बीइंग प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट्स, ठीक है। कौन कौन सा कैसे कैसे किस किस कोर्ट ने कौन कौन सा जो भी वो डिसीजन है, ठीक है, उसको कर रखा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 CADB, ठीक है, CADB है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 56 देखिए। रेस नलियस रूल्स इंप्लाइज, अब जो ये रूल है ना रेस नलियस का, ठीक है, ये क्या इंप्लाई करता है यहाँ पे ये पूछ लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 फॉर प्रीवियसली ओनरलेस ऑब्जेक्ट द पर्सन टुक द ऑब्जेक्ट एज द ओनर। जो आपका टेंटेटिव जो आंसर की में दिया गया ना इसका आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 4। और रोमन लॉ में इसका जो मीनिंग होता है ना दैट इज थिंग्स बिलोंगिंग टू नो वन, ठीक है। सो इसमें जो ये आंसर जो ये ऑप्शन है ना, फॉर अ प्रीवियसली ओनरलेस ऑब्जेक्ट द पर्सन टुक द ऑब्जेक्ट एज द ओनर, ठीक है। तो अब जो किसी का नहीं है और जो किसी ने भी ले लिया, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ये आंसर इसका सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑटो लिमिटेशन थ्योरी
रिगार्डिंग बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज, अब यहाँ पे वो चीफ एक्सपोनेंट पूछ रहे हैं ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑटो लिमिटेशन थ्योरी का, वो जेलेनिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, रिगार्ड बीइंग हैड टू the provisions of CRPC, which of the following statement is are not correct। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कि CRPC came into force on 1st of January 1974, the term FIR is used in section 207, the term first information report is used in 154 and 207, there are 6 columns in the schedule attached to the criminal procedure। ठीक है, so question number 58 का जो आपकी आंसर की में दिया है करेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बी एंड डी ओनली। लेकिन अब फिर वो ये यहाँ पे इन्हें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, सीआरपीसी केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1974, लेकिन ये आया है 1 अप्रैल 1974। ठीक है, तो अब जब ये नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं तो अब इसमें इनको एक ऑप्शन नंबर इनको ऐड करके ए भी तो देना था। ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, तो इसको भी आप क्या है, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो भी नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे जो है चैलेंज आप कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट मतलब इसको तो आप वो चैलेंज वो करीब दीजिएगा, फिर देखते हैं वो लोग क्या इसका करेक्ट आंसर या करेक्ट इसका ऑप्शन जो है वो लोग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 59 देख लीजिए। In which of the following cases has the Supreme Court held that the teachers are not workmen under section 2S of the Industrial Disputes Act? So जो क्वेश्चन नंबर 59 है उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ए सुंदरम बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव AR 1988। so इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज करेक्ट। Then question number 60 देखिए, Nayan meets Bala on the high roads, shows a pistol and demands from Bala all the valuables that she is in possession. She surrenders her gold bangles and all cash money. Here Nayan has committed which of the following offense? यहाँ पे क्या लिखा है देखिए कि on the high roads है, he shows a pistol and demands from Bala। ठीक है, so question number जो आपका 60 है ना, उसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रॉबरी। ठीक है, सो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 60 का वो करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट द इशुएंस ऑफ एक्ट्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। सो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ये मेसर्स पावा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस दस्तक एनजीओ। So question number 61 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल इज द अल्टीमेट यूनिट ऑफ ऑल लॉज इंटरनेशनल और म्युनिसिपल इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका ड्रॉप कर दिया गया, ये आपका ड्रॉप कर दिया गया है जो क्वेश्चन, जो ये आईडी है 382 वाली एंड में। ठीक है, ये आपका ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका तो हमें कुछ करना नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर हम। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलेजियम डिस्कशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज इन पब्लिक डोमेन, ओनली फाइनल डिसीजंस आर टू बी अपलोडेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? ठीक है, सो ये हेल्ड हुआ था इन द केस ऑफ अंजलि भारद्वाज वर्सेस सीपीआईओ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है सीपीआईओ, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है दैट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन। ये डायरेक्ट, ये आपका बिल्कुल, ये तो आपका बिल्कुल ही बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये बहुत सारे सिविल जजेस के एग्जाम्स में जो है ये आता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज अपील्स एंड एप्लीकेशंस अदर देन एग्जीक्यूशंस। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, लीगल मैक्सिम एंड देन फिर इसके केस लॉज हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 65 का दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जो आपकी टेंटेटिव लिस्ट में जो दिया है ना
दैट इज ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपका। सो ये करेक्ट भी है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए जो इंजूरिया साइन डेमनम है दैट इज भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में हुआ था। बी का देख लीजिए 1 है, डेमनम साइन इंजूरिया ग्लॉकस्टर, ये ग्रामर स्कूल है, ये वो वाला केस था कि साहब एक और स्कूल हमारे उसके सामने खुल गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सी का देखिए 4th है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, एंड डी का 2nd है फोर्स मेजर है निकोलस वर्सेस मार्सलेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, in which of the following is our cases not pertaining to dishonor of check under the negotiable instrument act, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 बी ओनली, इंडियन ओवरसीज बैंक वर्सेस इंडस्ट्रियल चेन कंसर्न, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। दशरथ रूप सिंह राठौड़, तो एक एनआईए में जब हम बात करते हैं जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब हम बात करते हैं तो इसका एक ही लैंडमार्क केस लॉ है ये दशरथ रूप सिंह वाला। सो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, x holds at y a gunpoint and makes him sign a gift deed of all y's properties in favor of g, x's daughter. This agreement is, अब जो क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना दैट इज ऑप्शन नंबर 4th, ए एंड बी ओनली। इसका जो करेक्ट आंसर जा रहा है आपका दैट इज ए एंड बी ओनली, वैलिड इफ रैटिफाइड बाय वाई, ठीक है। एंड बी क्या है देखिए, वॉइड इफ रिसाइंडेड बाय वाई, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है। अब इसमें कौन सा इंटरनल एड नहीं है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, वो पूछा गया है आपसे, ठीक। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, पार्लियामेंट्री नोट्स जो होते हैं ना वो आपके इंटरनल एड नहीं होते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी अंडर द आरटीआई 2005 आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 फॉर डिले इन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 69 जो है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ₹250 पर डे, मैक्सिमम अप टू 25,000। और ये किस पे लगाया जाता है, ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है ना, या जो एपीआई होता है, जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, ये उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि साहब पेनल्टी लगती किसके ऊपर है, तो दैट इज पीआईयू एंड एपीआईयू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, in which of the following cases Supreme Court of India held that Indian Constitution has not indeed recognized the doctrine of separation of power in its absolute rigidity, but the functions of the different parts of the government have been sufficiently differentiated, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, राम जव्या कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ना दैट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है ये सिविल जजेस के एग्जाम वगैरह में आया हुआ है, राम जव्या कपूर वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। अब इसमें आर्टिकल दिया हुआ है प्लस इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आपको करेक्ट आंसर दिया है ना दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कि यहाँ पे आर्टिकल 54 में बताया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बी का है 4th, 75 में अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, सी में 1 है आर्टिकल 79 जो है वो 1 बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 80 जो है उसमें बताया गया है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन रिलेशन टू गुड्स मींस एन इंडिकेशन व्हिच आइडेंटिफाइज, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ए सी एंड डी ओनली। जो इसका करेक्ट आंसर क्या है ना दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ए सी एंड डी ओनली, दैट इज सच गुड्स एज ओरिजिनेटिंग इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, रीजनल और लोकेलिटी। सी देखिए, सच गुड्स हैविंग अ रेपुटेशन ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज अट्रीब्यूटेबल टू its geographical origin, and D देखिए, that in the case such goods are manufactured then either production, processing or preparation of the goods takes place in such territory, region or locality of the country. So इसका जो correct option है that is option number A. Question 73 देखिए,
हु कॉइन्ड द टर्म क्रिमिनोलॉजी। अब यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि सब क्रिमिनोलॉजी जो टर्म है ना वो किसने कॉइन करी थी, यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, राफेल गैरोफेलो थे ये, ठीक है, जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी जो टर्म है वो कॉइन करी थी। ठीक, सो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 74 देखिए, सेक्शन 27 क्लॉज 2 ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 एंश्राइन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडमार्क्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, पासिंग ऑफ। ठीक है, सो यहाँ पे इसका जो ये करेक्ट आंसर है ये आपको डायरेक्ट ये सेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन था। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, पासिंग ऑफ। क्वेश्चन 75 देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट द पार्लियामेंट इनैक्ट्स लॉ ऑन मैटर एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट विदाउट कंसल्टिंग द अफेक्टेड स्टेट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो आपकी जो आंसर की है उसमें है ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट है, बी ओनली, दैट इज बी ओनली। ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है ना वो करेक्ट है, बी ओनली। ठीक है, सो क्वेश्चन 75 का क्या लिखा है देखिए, वेयर इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट द पार्लियामेंट इनैक्ट्स लॉ ऑन मैटर एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट विदाउट कंसल्टिंग द अफेक्टेड स्टेट द लॉ इज अ वैलिड लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल की ना, सो पेपर जो हमारी एनालिसिस थी उस हिसाब से ये जो पेपर है ये मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था। एंड जितने भी अभी मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं चैलेंज करने के लिए, है ना, आप उनको अगर चाहे तो आप चैलेंज कर सकते हैं। एंड जितने भी मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से मेरे हिसाब से 99% जो है आपके चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एनटीए को। ठीक है, सो बाकी हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग संभव लोग।